देखो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो डिफरेंट लेयर के फॉर्म पे फ्लो होता है ना। तो इट इज बेसिकली क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जैसे अगर मैं पानी और शहद की बात करूं या वाटर एंड हनी की बात करूं तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है? हेलो, पानी और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो एक प्रकार से आप इसको गाढ़ापन बोल सकते हो, बट गाढ़ापन नहीं, वो तो डेंसिटी से रिलेटेड होता है। गाढ़ापन इन द सेंस हम ये बोलते हैं कि जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो कौन सा आसानी से फ्लो हो जाता है और कौन सा आसानी से फ्लो नहीं होता। समझ गए ना? तो जो फ्लूइड आसानी से फ्लो हो जाता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और जो फ्लूइड आसानी से फ्लो नहीं होता उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। समझ गए? तो ये सेंस इस तरह से हम उसको गाढ़ा या फिर पतले से हम नहीं बोल रहे यहाँ पे कि थिक है, या फिर थिक ही वर्ड यूज करते हैं अपन, है ना। ठीक है, गाढ़ा या पतलापन जो बोलते हैं ना अपन फ्लूइड के लिए, जैसे शहद गाढ़ा है ना, पानी पतला, ऐसा नहीं है उसमें। तो वो डेंसिटी से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे सेंस किससे है कि मान लो हमने इंक्लाइन प्लेन पे एक तरफ शहद डाल दिए, एक तरफ पानी डाल दिए, अब छोड़ दिए दोनों को फ्लो होने के लिए, तो शहद धीरे धीरे फ्लो होते हुए नीचे आएगा, पानी जल्दी से आ जाएगा। तो इसमें जो इंटरनल लेयर्स रहती हैं फ्लूइड की, वो आपस में फोर्स लगाती हैं। मतलब जो फोर्स होता है इंटरनल फोर्स, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, है ना। तो शहद में इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा है लेयर्स के बीच में, वाटर में इंटरनल फ्रिक्शन कम है। ठीक है, मतलब शहद और पानी में, शहद मतलब हनी की जो विस्कोसिटी है वो कैसी है? ज्यादा है, और वाटर की विस्कोसिटी कैसी है? कम है। ऐसा आप कंपेयर कर सकते हो। एक ग्लास प्लेट ले लो, इंक्लाइन कर दो, उसमें अलग अलग लिक्विड को डाल के देखो कौन जल्दी फ्लो हो जाता है। जो जल्दी फ्लो हो जाता है या नीचे तक जल्दी पहुंच जाता है उसकी विस्कोसिटी कैसी है? कम है। जो देर से आ रहा है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो समझ गए ना? तो इसको डायरेक्ट आपको किससे लिंक नहीं करना है, गाढ़ापन या पतलापन से लिंक नहीं करना है इसको। इसको फ्लो से लिंक करना है कि जो जल्दी फ्लो हो रहा है ना। आप इंक्लाइन प्लेन पे डाल दो एक जगह पे, जो जल्दी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, इंटरनल फ्रिक्शन वहां पे कम लग रहे हैं डिफरेंट लेयर्स के बीच में। तो फ्लूइड की ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? विस्कोसिटी बोलते हैं। अभी समझ गए विस्कोसिटी का मतलब? हेलो, विस्कोसिटी का मतलब समझ गए? सर आप कुछ इंटरनल फोर्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, इंटरनल फ्रिक्शन। जो फ्लूइड होता है ना वो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म पे फ्लो होता है। जैसे अगर मैं फ्लूइड की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो सरफेस लिया मैंने और इस पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये तो ये डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म पे फ्लो होता है, और लेयर्स की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लेयर्स की स्पीड अलग अलग होती है इसमें, और जो सबसे इधर की लेयर रहेगी इसकी स्पीड सबसे कम। फिर स्पीड जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे फ्री सरफेस की तरफ, स्पीड कैसे होते जाती है इनकी? बढ़ते जाती है। तो जो ऊपर की लेयर होती है फ्लूइड की, उसकी स्पीड कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ऊपर की लेयर की स्पीड सबसे ज्यादा। जो कांटेक्ट पे रहेगा सरफेस, इसकी स्पीड सबसे कम। या फिर मैं अगर यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन ले लूं, इसमें भी एंगल थीटा डिग्री है। ये एक और इंक्लाइंड प्लेन लिया मैंने, इस पे भी एंगल थीटा डिग्री है। यहाँ पे मान लो हम हनी को डाल देते हैं। यहाँ पे एक तरफ मैं पानी ले लूं यहाँ पे, और एक तरफ मैं यहाँ पे वाटर ले लूं, तो जो फ्लो है इसका कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ऐसा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम हनी को डाल दें तो इसका जो फ्लो है ये भी ऐसा कुछ दिखेगा। लेकिन ये हनी है यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे हमने पानी डाल दिए, है ना। तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? एक साथ अगर हम डाल दें दोनों को, तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? वाटर। वाटर पहुंचेगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी पतला है या नहीं गाढ़ा है, इसलिए नहीं।
ये जो डिफरेंट लेयर्स बन रही है यहाँ पे, इन डिफरेंट लेयर्स की जो स्पीड होती है ये इधर पे आपकी बढ़ते जाती है ना। ये स्पीड ग्राउंड को टच करने वाली लेयर की स्पीड सबसे कम, फिर स्पीड ज्यादा। तो ये डिफरेंट लेयर आपस में क्या लगाती है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगाती है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट लेयर के बीच में आपस में जो फ्रिक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी बोलते हैं, समझ गए। तो लिक्विड के फ्लो में जो इंटरनल फ्रिक्शन आता है बिटवीन दियर लेयर्स, ये लेयर्स के हिसाब से अपन इसको मान लें यहाँ पे कि ये लेयर्स के हिसाब से यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेयर्स के हिसाब से ये फ्लूइड यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक, जैसे हमारी जो बुकलेट होती ना, ये जैसे हमारी बुकलेट है, बुकलेट में देखो ये जो पेजेस है ना ऐसे, तो इन पेजेस को ही अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो हर एक पेज के हिसाब की एक लेयर है। और जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो ये लेयर इस तरह से आगे चलती, मतलब इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होता है ऐसा, ये समझ गए, शियर, ठीक है। तो अगर तुम बुक को ऐसा रख के ऐसा आगे स्लाइड करोगे तो वो डिफरेंट लेयर के हिसाब से फ्लूइड क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। और डिफरेंट लेयर में आपस में ही क्या लगेगा, इंटरनल फ्रिक्शन लगेगा। जैसे ये लेयर, ये नीचे वाली लेयर पे फोर्स लगाएगी, इस बीच वाली लेयर पे ऊपर वाली लेयर फोर्स लगाएगी। तो वो अभी मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि विस्कोसिटी क्या है। Viscosity is the internal friction between layer of fluid in motion। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे वाटर एंड हनी को मैंने एक साथ यहाँ से रिलीज किया, देन H2O reach bottom before honey, है ना, before honey। So therefore viscosity of water is smaller than honey। वाटर की विस्कोसिटी कैसी है, कम है। हनी की विस्कोसिटी कैसी है, ज्यादा है। समझ गए ये, हेलो, समझ गए इतना? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, डन सर। चलो अब कैलकुलेशन वाले पार्ट में आते हैं कि भाई विस्कोसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है ना, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। सर अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस रही तो कोई फर्क पड़ेगा किस पे, विस्कोसिटी पे, दोनों के मूवमेंट पे? नहीं, ग्रेविटी, विस्कोसिटी में ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा है ना, ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं। वो किसके कारण फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। कोई और प्रेशर डिफरेंस के कारण अगर फ्लो हो रहा है तब भी आएगी विस्कोसिटी। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी अकेला का उसका रोल है, ठीक है। और जैसे हाँ, जैसे हॉरिजॉन्टल पाइप में भी कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी विस्कोसिटी आएगी। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में ग्रेविटी का कौन सा रोल आ रहा है, ये तो मैंने एक सिंपल सा बेस बताया था। हाँ बोलो अभी। सर जैसे आपने स्लोप के ऊपर अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया तब भी विस्कोसिटी रहेंगी? बिल्कुल ना बेटा, ऑब्जेक्ट रखे, सॉलिड ऑब्जेक्ट। यस सर, पर जगह रहेगी उसको जाने के लिए आजू बाजू से थोड़ा। नहीं, उसमें विस्कोसिटी, ये प्रॉपर्टी किसकी, सॉलिड के लिए नहीं है ना, ये विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी, सॉलिड की नहीं है ये, है ना। हाँ, सॉलिड को अगर तुम इस पे रखोगे, सॉलिड को अगर तुम पानी के अंदर, जैसे मान लो हम किसी बॉल को पानी के अंदर गिरा दे, तो उसका जो मोशन होता है वो एयर के कंपैरिजन में पानी में थोड़ा अलग रहेगा, है ना, उसकी स्पीड कम रहेगी, अपन ऐसा बोल सकते हैं, बराबर है। तो वो किसके कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण हो रहा है। एयर की विस्कोसिटी कम होती है, पानी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट उसमें मूव करेगा तो वो ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा उस पर, समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी फ्लूइड की होती है, सॉलिड के लिए नहीं। सॉलिड तो पूरा ऐसा कंबाइंड चलेगा ना, कंबाइंड मूव करता है। तो यहाँ पे अब मैं डिफरेंट लेयर के फॉर्म पे इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे मान लो विस्कोसिटी को हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, ये एक लेयर है,
इसके जस्ट ऊपर एक और लेयर मैं ले रहा हूं यहाँ। सर हाँ बोलो। सर जैसे वो इंक्लाइन को अगर अपन अभी स्पेस में लेके गए वो तो तब भी वाटर आने से जल्दी आएगा नीचे? नहीं ना, क्यों जाएगा उसमें, स्पेस पे ग्रेविटी है नहीं ना, तो हो सकता है वो वहीं रुका रहे, या फिर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। प्रेशर डिफरेंस का मतलब समझ गए कि नहीं? फ्लूइड का फ्लो होता है जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे या फिर वर्टिकल लाइन पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रेविटी के कारण क्रिएट हो। प्रेशर डिफरेंस आप जैसे घर में हम मोटर चलाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल पाइप लगा हुआ है ना, तो उसमें प्रेशर कौन क्रिएट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर क्रिएट कर देती है। समझ गए कि नहीं? तो प्रेशर डिफरेंस जरूरी नहीं है कि किसके कारण क्रिएट हो, हमेशा ग्रेविटी के कारण। या मान लो सुई लगाते टाइम जो पिस्टन होती उसकी सीरीज की, उसमें अपन अपने हाथ से प्रेशर दे देते और फ्लूइड फ्लो होता है उसमें। समझ गए? हाँ सर। है ना? तो ग्रेविटी होना जरूरी नहीं है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ग्रेविटी एक रीजन, ग्रेविटी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ग्रेविटी के कारण ही हमेशा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो। वर्टिकल में तो ग्रेविटी के कारण होता ही होता है, लेकिन अगर वर्टिकल सीरीज रखे तुमने और फिर पिस्टन दबा रहा है, तो एक तो ग्रेविटी के कारण भी प्रेशर आ रहा है और हमारे कारण भी आ रहा है। हॉरिजॉन्टल में जैसे पिचकारी में आप उसको पुश करते हो उसकी पिस्टन को, तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस किसके कारण क्रिएट कर रहे हैं? अपन अपने थ्रू कर रहा है ना, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के। लेकिन सर अगर वही इंक्लाइन पे अगर स्पेस में अगर सेम प्रेशर के साथ दोनों को भेजे तो इंक्लाइन के नीचे दोनों साथ में आएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है उस पे। जैसे मान लो एक में तू पानी भर ले और एक में शहद भर ले, है ना, आप दोनों में सेम फोर्स लगा रहा है तू सीरीज में, तो पानी जल्दी निकल जाएगा और जो हनी है वो धीरे से निकलेगा उतने ही फोर्स पे। समझ गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेयर्स हैं उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? जैसे मान लो सेम मास के दो ब्लॉक ले ले, लेकिन एक की सरफेस को ज्यादा घिस दे और एक की सरफेस को थोड़ा स्मूथ रहने दे, सेम फोर्स लगाएगा तो जिसकी सरफेस स्मूथ है वो जल्दी खिसक जाएगा, बराबर है? हाँ सर। जिसकी सरफेस ज्यादा रफ है वो उतने ही फोर्स पे थोड़ा देर से खिसकेगा या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी समझा? हाँ सर। हाँ, तो जो काम फ्रिक्शन का सॉलिड बॉडी के लिए होता है वही काम फ्रिक्शन का, लेकिन ये जो फ्रिक्शन ये फ्लूइड के लिए, वो विस्कोसिटी वाला पार्ट हो गई। तो फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर होती हैं, जैसे यहाँ पे देख, जैसे जैसे आप फ्री सरफेस की तरफ जाओगे, ये मान लो ग्राउंड हमने लिया है इधर पे, ठीक है। अब इस लेयर की स्पीड अगर मान लो v है तो इसकी स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, v प्लस dv हो गई, और इस लेयर की स्पीड और कम, v माइनस dv। और जो ग्राउंड के टच में जो लेयर रहेगी फ्लूइड की, उसकी स्पीड सबसे कम रहेगी, मतलब नेग्लिजिबल रहेगी। अब इसको ऐसा समझ लो, आज से 4 साल 5 साल पहले जो रिफिल आती थी, रिफिल मतलब समझ गया, 4 साल 5 साल पहले की। मेरे को बताइए ना, आपने भी क्या बताया वो वी वाला? क्या आपने जो भी वी का बताया ना, समझे? अब मैंने सुना नहीं। ये बोला मैंने यहाँ पे कि ये ग्राउंड है, तो जो लेयर इस ग्राउंड के टच पे रहेगी उसकी स्पीड 0 रहेगी या बहुत कम रहेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे स्पीड क्या होते जाएगी, डिफरेंट लेयर की बढ़ते जाएगी। तो ये क्या है यहाँ पे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन। कोई फ्लूइड मोशन पे है, उसकी मैंने डिफरेंट लेयर्स को यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, समझ गया? यस सर। हाँ सर। सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स। क्या सर फिर सबसे नीचे वाली लेयर रेस्ट में रहेंगी क्या? हाँ, जो ग्राउंड में है वो वाली लेयर, मतलब जो इसको टच करते हुए है, ये वाली जो लेयर रहेगी वो रेस्ट पे रहेगी, चिपकी रहेगी यहाँ से। अब फिर बहुत कम वेलोसिटी आएगी इसकी, ठीक है।
ये जो बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी लगभग लगभग कितनी रहेगी, 0 रहेगी। समझ गए? अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था उस एग्जाम्पल को सुनना। आज से 4 साल 5 साल पहले जो रिफिल आती थी, है ना, रिफिल मतलब समझ गए ना, बदल देते थे। तो आजकल तो यूज एंड थ्रो वाले पेन हम यूज करते हैं, लेकिन आज से 4 साल 5 साल पहले जो रिफिल यूज करते थे हम, उस पे देखना किनारों पे इंक जमा रहती थी कि नहीं? यस सर। है ना? क्यों होता था ऐसा कि अभी भी यूज होती है वो रिफिल। हाँ, अभी भी यूज होती हैं, लेकिन अभी विस्कोसिटी कम होने लगी इंक की। विस्कोसिटी कम होने के कारण अब आपको उतना ऑब्जर्व नहीं होती चीजें, मतलब विस्कोसिटी कम होती है उन रिफिल्स की, तो पूरी इंक बाहर तक आ जाती है। ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट रिफिल नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज आई विल शो यू। हाँ, ये एक रिफिल मिली, रुक जा। अभी देख, ये मेरे पास एक रिफिल है, दिख रही है ना रिफिल, है ना, दिख रही है ना? हेलो, रिफिल दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। हाँ, तो ये वाली रिफिल में देख, पूरे इंक पूरी की पूरी निकल के जा रही, फिर भी किनारों पे कुछ इंक बची हुई है। अभी दिख रही है बराबर, है ना? देख, अभी भी किनारों पे कुछ इंक चिपकी हुई है। तो जो दीवारों पे चिपकी हुई, क्योंकि जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट वाली लेयर रहती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, और बीच में से स्पीड ज्यादा होती है, तो बीच वाली इंक जल्दी जाती है, किनारों वाली चिपकी रहती है। तो आजकल विस्कोसिटी कम होने के कारण ऐसा होता है ना कि ये पूरा देख ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेकिन आज के 5 साल पहले की देख, यहाँ पे किनारों पे भी इंक चिपकी रहती थी, होती थी कि नहीं? और उसके पहले भी इमेजिन कर, किनारों पे भी इंक चिपकी होती थी। रिफिल खत्म हो जाती थी तो अपन लाइट की तरफ देखते थे कि हाँ यार, अब इसकी इंक खत्म हो गई है, बराबर है ना? ऐसा लाइट में देखते थे, हाँ इंक खत्म हो गई। नहीं तो ये किनारों पे भी इंक चिपकी रहती। तो उसका रीजन ये है कि जैसे सर्कुलर शेप है ना, तो सर्कुलर शेप होने के कारण, जैसे ट्यूब, अगर तुम्हारी सर्कुलर शेप की ट्यूब है और इसमें अगर मान लो कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये जैसे कोई फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन से वाली लेयर की रहेगी, या कहां पर की स्पीड ज्यादा रहेगी? यहाँ पे लेयर, यहाँ पे कैसी बनेंगी? सिलेंड्रिकल लेयर्स रहेंगी यहाँ पे। तो ये जो बिल्कुल बीच वाली लेयर आएगी यहाँ पे, सिलेंड्रिकल लेयर, इसकी स्पीड ज्यादा। फिर इसके बाद की जो लेयर आएगी इसकी स्पीड, फिर इसके बाद की जो लेयर्स रहेंगी उसकी स्पीड। तो यहाँ पे फ्लूइड सिलेंड्रिकल पोर्शन में मूव करेगा, और जो बिल्कुल मिडिल वाली है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा। फिर धीरे धीरे स्पीड क्या होने लगेंगी इनकी? कम होने लगेगी। समझ गए? तो मिडिल वाली जो लेयर रहती है सिलेंड्रिकल फॉर्म वाली, यहाँ पे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती, फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती, और जो बिल्कुल यहाँ पे चिपकी रहेंगी इसकी स्पीड लगभग लगभग कितनी रहती है? 0 रहती है। समझ गए कि नहीं? इसलिए पहले के टाइम पे जो इंक विस्कोसिटी कम होती थी तो किनारों पे इंक चिपकी रह जाती थी, बीच वाली इंक बस खत्म हो पाती थी। अब विस्कोसिटी कम कर दी, मतलब आप मटेरियल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए अभी ये पूरी ट्रांसपेरेंट, फिर भी कुछ इंक यहाँ पे चिपकी हुई है ना? समझ गए? हेलो, तो ये किसके कारण ऐसा? विस्कोसिटी के कारण। तो इसमें यहाँ पे जो फ्री वाला पोर्शन है, मतलब बिल्कुल मिडिल वाली जो लेयर होती है, ये इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, फिर दोनों तरफ से स्पीड डिक्रीज होते जाती है ये, और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में डिक्रीज होते जा रही है ऐसा, ये ऐसा। समझ गए ना? समझ गए इसको? हाँ बोलो। सर मतलब जो सॉलिड के कांटेक्ट में रहेंगी उसकी स्पीड कम रहेगी। हाँ, जो सॉलिड के कांटेक्ट पे उसकी स्पीड कम, जो फ्री बाउंड्री की तरफ है ना, उसकी स्पीड ज्यादा। तो जैसे अगर आप नदी के पानी की बात करें अपन, जैसे नदी कहीं फ्लो हो रही मान ले, तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन से वाले वाटर की रहेगी? जो ऊपर में है। और जैसे जैसे आप बेस की तरफ जाते जाओगे उसकी स्पीड कैसे होगी? कम होगी। समझ गए? हेलो, यस सर।
समझ गए ना, बेस की तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे उसकी स्पीड कम रहेगी। तो जो बिल्कुल बेस के कांटेक्ट पे, जमीन के कांटेक्ट पे, वहां पे स्पीड सबसे कम रहेगी, और ऊपर में स्पीड कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। समझ गया? समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया y, और ये वाला डिस्टेंस इतना और हो गया यहाँ पे dy। ठीक है। अगर मान लो इसकी स्पीड मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, इट इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाली स्पीड कितनी ले लूं मैं, सपोज इट इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाली स्पीड सपोज कितना ले लिया मैंने, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लिया है। ठीक है। और ये जो विड्थ है, जैसे ये सपोज यहाँ पे ये है 20 मिलीमीटर हाइट पे, और ये वाली विड्थ सपोज 2 मिलीमीटर है, इट इज 2 मिलीमीटर। हाँ, और ये 10 है, 10 की जगह 14 कर देता हूं मैं, और इसको कितना कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ये वाली जो लेयर है यहाँ से नीचे, ये भी dy डिस्टेंस पे इट इज आल्सो 2 मिलीमीटर डिस्टेंस। ठीक है। ये समझ गया डायग्राम अभी कैसे बनाया अपन ने? तो बेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। तो अब मैं आगे की कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम मिटा दूं यहाँ पर का, ये वाला। अब फ्रिक्शन कैसे लग रहा, मैंने यहाँ पे 3 लेयर कंसीडर किया है। 3 लेयर मान ले, ये वाली लेयर है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना। ये 3 लेयर हमने कंसीडर किए। तो इन 3 लेयर में जो ये वाली लेयर है सेकंड नंबर की, इस पे ऊपर में जो फोर्स लग रहा है सेकंड नंबर की लेयर पे, इस पे ऊपर पे जो फोर्स लग रहा है, ये ऊपर वाली लेयर इसको आगे खींचती है, फोर्स ऑन 2/3। और इसके नीचे से जो फोर्स आएगा, नीचे वाली लेयर इसको रिटार्ड करती है, दैट इज फोर्स ऑन 2/1। तो इस लेयर पे, ये सेकंड नंबर की लेयर पे, ऊपर की तरफ, ऊपर वाली फेस पे, ऊपर वाली थर्ड वाली लेयर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाती है, और इस पे सेकंड वाली लेयर पे, नीचे की फेस पे फर्स्ट वाली लेयर इधर फ्रिक्शन लगाती है, पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन की वही कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। रिलेटिव मोशन का अपोज कैसा हो रहा है, देख, इस लेयर की स्पीड ऊपर वाले से कम है, ठीक है, और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, सामने लगेगा। और अगर तुम थर्ड लेयर की बात करोगे, तो ये थर्ड लेयर पे ये उसी के बराबर का फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन ऐसा पीछे की तरफ आएगा, नीचे वाली फेस पे। दिस इज फोर्स ऑन 3/2। तो ये फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, दिस इज ऑन अपर सरफेस, ये अपर सरफेस पे लग रहा है। और ये वाला फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, इसकी इनर सरफेस, अपर एंड इनर। इनर बोलोगे कि क्या बोलोगे, इनर बोलोगे, ऊपर और नीचे, हाँ, इनर सरफेस बोलोगे ना। तो ये आ रहा है यहाँ पे इनर सरफेस पे फ्रिक्शन, दिस इज ऑन इनर सरफेस, अंदर वाले सरफेस पे, ये ऊपर वाले सरफेस पे, है ना, टॉप सरफेस पे। ये ऐसा समझ ले, ये जैसे कोई फ्लूइड की लेयर है, तो ऊपर वाली सरफेस पे ये फ्रिक्शन आ रहा है, और ये नीचे वाले फेस पे पीछे की तरफ आ रहा है। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? तो ऊपर वाली सरफेस पे, जैसे सेकंड नंबर की सरफेस को हम देख रहे हैं, सेकंड नंबर की सरफेस पे उसके ऊपर वाली सरफेस, थर्ड वाली सरफेस, उसको आगे की तरफ एक्सीलरेट कराती है, और उसी सरफेस को नीचे वाली जो लेयर है उसको रिटार्ड कराती है, मतलब पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाती है। तो इस पे एक प्रकार से नेट फोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो हम इस फेस की अगर बात करें, तो इस पे एक प्रकार से नेट फोर्स लग रहा है। इसका एरिया, सपोज इसका जो एरिया है, इसका एरिया ए है, हेलो, हाँ, इस पे नेट फोर्स सामने की तरफ लग रहा है। बोलो अभी, बोलो बेटा, हर्षल।
हेलो, बोलो जल्दी से। चल ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब कुछ टर्म में यहाँ पे डिफाइन कर दूं तब हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। कुछ टर्म में डिफाइन कर दूं, एक टर्म है यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको बोल रहे हैं अपन? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज मतलब vg इज आइदर v अपॉन y, या तो आप ये v अपॉन y कर लो वेलोसिटी ग्रेडियंट को, ठीक है, v अपॉन y कर लो, या फिर डेल्टा v अपॉन डेल्टा y कर लो, या फिर dv अपॉन dy कर लो। तो ये जो टर्म है आपके, दीज आर वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, है ना, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, इसको क्या बोल रहे हैं हम? वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहे हैं। और इसकी यूनिट किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? इसकी यूनिट रहेगी, देखो, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर वाला टर्म क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर वाला टर्म कैंसिल। तो कैलकुलेशन अगर आप देखोगे इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट में, यहाँ पे जैसे मैं कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे ये वाली लेयर की स्पीड कितनी है? 14 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस इसके नीचे वाली लेयर की स्पीड कितनी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, होल डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 मिलीमीटर है, इट इज 2 मिलीमीटर। अभी इसको सॉल्व कर लोगे तो इट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉल्व करने पे ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये यहाँ पे आ जाएगा इसका 40/2 पर सेकंड, या फिर इट इज 20 पर सेकंड इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को, देख लो यहाँ पे। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो सर। हाँ सर, ये फ्रिक्शन जो है वो सेम नहीं होगा ना हर लेयर पे? नहीं नहीं, सेम नहीं आएगा ना बेटा, हर लेयर पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी ना फ्रिक्शन की। समझ गए अभी? हाँ सर। ठीक है, और भी फैक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा ना। ये समझ गए इतना? कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। यस सर। तो इस पे y की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, बट ये डेटा हमें पता है, तो ये y की वैल्यू को नहीं लेना। ये आगे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ गए कैसे हमने मेजर किया है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन अभी। तो अब विस्कोसिटी को डिफाइन करने वाले हम यहाँ पे, विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब विस्कोसिटी को डिफाइन करने वाले हैं। देखो अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, पेज नंबर 3 पे। ना पेज नंबर 3 अभी, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 3। तो विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर, अभी ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है, जैसे इस पे कितना विस्कस फोर्स है, देन विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर, विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर, ये आपस में जो विस्कस फोर्स लग रहा है, तो मैं इसमें ओवरऑल लिखूंगा नेट विस्कस फोर्स। Viscous force is proportional to area of layer. Viscous force is proportional to velocity gradient.
dv अपॉन dy, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के और सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो विस्कस फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल है? कौन कौन से फैक्टर के प्रोपोर्शनल है? एक तो एरिया का, कि कितना बड़ा एरिया है ये, है ना, और दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो जब दोनों को कंबाइन कर दूं मैं यहाँ पे, तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे। ये कांस्टेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ये कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं विस्कोसिटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, और ये नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट हमने यूज किया, वेयर नीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फ्लूइड एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ फ्लूइड एंड टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। तो ये जो कांस्टेंट आपने लगाया है, ये कांस्टेंट नेचर ऑफ फ्लूइड और किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। ये समझ गए कि नहीं अभी? हेलो, ये समझ गए या नहीं? सर एक बार बोल के बताओ ना, फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल है एरिया और इससे? बेटा वो सीधा सीधा लिखा वहां पे कि जो विस्कस फोर्स लग रहा है किसी भी लेयर पे, है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है? उस एयर के सरफेस एरिया पे। उस एयर का एरिया कितना, उस लेयर का एरिया कितना है, ठीक है। एंड दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, कि वेलोसिटी परपेंडिकुलरली कैसे चेंज हो रही है। और दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो दोनों को कंबाइन कर दोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक क्या लगा दोगे? वहां पे कांस्टेंट लगा दोगे। तो ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। समझ गए अभी? हाँ सर। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया पूरा? कोई डाउट अभी? हाँ सर वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड ऐसा करता है कि जब टेम्परेचर चेंज करते हो तुम, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन होता है वो अफेक्ट होता है, इसलिए विस्कोसिटी भी अफेक्ट होती है, ठीक है। उसको ऐसे समझ ले, तू मान ले किसी बॉटल में शहद रखा हुआ, उसको गर्म कर थोड़ा सा, क्या होता है? वो ढीला पड़ जाता है, जल्दी फ्लो होने लगता है। हेलो, है ना? हाँ सर। जैसे मान लो तुमने शुगर का सिरप बना लिए, थोड़ा गाढ़ा हो गया, पतला करने के लिए क्या कर दो? थोड़ा सा गर्म कर लो, तो वो थोड़ा और हल्का पतला हो जाता है और आसानी से फ्लो हो जाता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आती है। तो वो फैक्टर ऐसा नहीं है इसका, वो फैक्टर किसके कारण? इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन के कारण या इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के कारण आ रहा है। सर समझ गए? यस सर। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस पेज का भी? हाँ सर ले ली। तो ये समझ गए इतना। तो विस्कोसिटी किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? कौन से फैक्टर पे? विस्कोसिटी नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। देखो विस्कोसिटी जो है ना, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर पानी आप ले रहे हो, जैसे आपने सेम वाटर लिए, ठीक है, कोई भी वाटर लिए आपने, सेम वाटर लिए, और आप उसको पतली ट्यूब से फ्लो कराओ, चाहे मोटी ट्यूब से फ्लो कराओ, चाहे वैसे ही आप जमीन पे गिरा के फ्लो करा दो, उस वाटर की विस्कोसिटी एक जैसी है। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, है ना। जैसे आपका यंग्स मॉडुलस, आप वायर को खींचो ना खींचो, यंग्स मॉडुलस है उस पे, है ना, उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। समझ गए कि नहीं? जैसे आप रेजिस्टेंस के लिए पढ़े,
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बोलते हो। तो कॉपर का छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो, रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो सेम रहेगी, है ना। तो वैसे ही विस्कोसिटी, आपका एक ग्लास पानी लो, उसको फ्लो कराने के लिए छोड़ दो, या पूरा एक बकेट पानी को फ्लो कराने के लिए छोड़ दो, अगर सेम सोर्स का वाटर है, एक ही जगह से उस पानी को लिए हमने, तो उस पानी की विस्कोसिटी हर जगह कैसी रहेगी? सेम रहेगी, सेम टेम्परेचर पे। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना। तो अब उस मान लो उस पानी को आप ये वाली ट्यूब में फ्लो कराओ, चाहे ये रिफिल में के अंदर फ्लो कराओ, पानी को सेम जगह से लिए मान लो आपने पानी, तो वो इसमें भी उतनी विस्कोसिटी रहेगी, इससे फ्लो होने में और इससे फ्लो होने में भी उतनी विस्कोसिटी रहेगी। हाँ, लेकिन जो विस्कस फोर्स लगेगा वो अलग अलग हो सकता है, फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो सकता है। विस्कोसिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। सेम टाइप के फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी उस टेम्परेचर पे कैसी रहेगी? आपकी सेम रहेगी। विस्कस फोर्स अलग अलग हो सकता है। तो ये विस्कस फोर्स का कैलकुलेशन है यहाँ पे कि डिफरेंट लेयर में कितना विस्कस फोर्स लगता है, वो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो ये फैक्टर आता है वहां पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। तो अब विस्कोसिटी की यूनिट्स और इसके बारे में समझ लेते हैं अपन। विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या आएंगी? नाउ दिस इज पेज नंबर 4। देखो, दिस इज पेज नंबर 4। तो जो इंटरनल लेयर्स थी इनके बीच में ठीक है। अब इनमें जो फोर्स आ रहा है विस्कस फोर्स, मान लो यहाँ पे ये नेट फोर्स लग रहा है ऐसा इस पे, है ना। तो विस्कस फोर्स किसके बराबर आ गई? मीटा इंटू एरिया इंटू dv अपॉन dy। ठीक है। तो विस्कोसिटी मीटा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय dv अपॉन dy, ऐसा लिख दूंगा। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, देखो ये किसकी इक्वल बन रहा है यहाँ पे? फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज द स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस है? क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे? टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना। ये जो विस्कस फोर्स आ रहा है यहाँ पे, ये टेंजेंशियल फोर्स है। सो दिस इज शियर स्ट्रेस अपन इसको बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट के रेशियो को आप विस्कोसिटी बोल सकते हो। तो जब कोई फ्लूइड मोशन पे होता है तो उसकी किसी लेयर पे लगने वाला शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के रेशियो को क्या बोल सकते हैं? हम विस्कोसिटी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी यूनिट समझ लेते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या आएगी। नाउ एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट विस्कोसिटी की, देखो यहाँ पे स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इट इज पास्कल सेकंड। तो पास्कल सेकंड इज द एसआई यूनिट, पास्कल सेकंड। एंड पास्कल सेकंड को कलेक्टिवली पॉइज़ुले
बोला जाता है, ठीक है, पॉइजोले बोला जाता है। और इसकी सीजीएस यूनिट अगर आप देखोगे तो सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड एंड दैट इज कॉल्ड पॉइज। तो पॉइज और पॉइजोले में फर्क है, ठीक है। 10 पॉइज किसके बराबर होता है, 10 पॉइज, 10 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 पास्कल सेकंड के बराबर होता है, ध्यान रखना। 10 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 पास्कल सेकंड। और अब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ पर से निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, क्योंकि पास्कल सेकंड तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर और सेकंड के लिए टी। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m1 l minus 1 t minus 1 is the dimensional formula of विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे आगे से, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये इस तरह से, और यहीं से मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट बताया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। सर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बाद में क्या लिखा है सर? सेकंड, सेकंड 1 मिनट, ये सेकंड है ना बेटा, सेकंड ऊपर आएगा ना, यहाँ से सेकंड ऊपर चला जाएगा, ठीक। जैसे पास्कल सेकंड है तो ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड बराबर है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से अभी इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। हेलो, यस सर। अब लेबोरेटरी में आप इसको कैसे मेजर कर सकते हो कि भाई किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है। तो लेबोरेटरी में मेजरमेंट कैसे आएगा, ये पेज नंबर 5 है। लेबोरेटरी में कैसे मेजर कर सकते हो भाई किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी को। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भैया उसकी विस्कोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। देखो लेबोरेटरी में कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इस पे मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया और इस पे कोई ऑयल डाल दी है अपन ने। इस ऑयल की बहुत पतली सी लेयर हमने डाल दिया है ऐसा, ठीक है। और इसके ऊपर एक बहुत पतली, जिसका नॉन सरफेस एरिया है, ऐसा कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिए एंड नाउ इट इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग। और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसा ले लिए हमने, इस ब्लॉक का कुछ मास है स्मॉल m, और ये नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। एंड इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज कितनी ले लिया मैंने यहाँ पे, इट इज 4 मिलीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है ना। मान लो एक लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे हमने कोई ऑयल डाल दिया है, दिस इज सम ऑयल। और ऑयल की जो थिकनेस है, मतलब यहाँ तक का जो थिकनेस है ये ऑयल की, दिस इज वायर, वायर इज इक्वल टू सपोज 5 मिलीमीटर की लेयर है यहाँ पे ऑयल की, ठीक है। ये 5 मिलीमीटर की लेयर है, उसके ऊपर एक आपने ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिए और इसका जो सरफेस एरिया है इस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया सपोज इट इज 4 या फिर 2 सेंटीमीटर, कितना ले लूं मैं यहाँ पे, इट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया मैंने, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका सरफेस एरिया है। और अब ऐसा अटैच करने से, इस अरेंजमेंट से, ये जो बॉक्स है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर ये बॉक्स यहाँ पे नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेयर है ऊपर वाली जिसपे ये रखा हुआ है ना,
इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, थोड़ा सोच के बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? हेलो, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी, अगर वो बॉक्स नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ऊपर जो बॉक्स ऑयल की लेयर पे रखा हुआ है वो कितनी वेलोसिटी से जाएगा? 4 मीटर पर स्क्वायर। हाँ, वो भी सेकंड 4 मिलीमीटर पर सेकंड से ना, जो ऊपर की लेयर की वेलोसिटी है। देख, अगर ये वाले बॉक्स की वेलोसिटी 4 मिलीमीटर पर सेकंड है तो ऑफ कोर्स इस बॉक्स की वेलोसिटी भी कितनी आएगी? 4 मिलीमीटर पर सेकंड, हाँ या ना? यस सर। और ये बॉक्स यहाँ पे टॉप वाली लेयर के कांटेक्ट पे है, तो ये जो टॉप वाली लेयर है ये भी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? ये ऑयल की जो लेयर है टॉप वाली, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है जो इसकी वेलोसिटी है बॉक्स की? यस और नो? यस सर। है ना? तो ये वाली वेलोसिटी भी कितनी आएगी यहाँ पे? इट इज आल्सो 4 मिलीमीटर पर सेकंड। समझ गए ना? तो अब इसमें मान लो इसका जो वेट है ये है 200 ग्राम, इसका वेट 200 ग्राम आपने लिया। तो अभी देखो, ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट पे नहीं है ना, मतलब यहाँ पे ये फ्लूइड के कांटेक्ट पे सॉलिड बॉडी, और इसका ये सरफेस एरिया है। तो अब इसमें फ्रिक्शनल, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सोच के बताओ, इस पे नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस पे स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन फोर्स आएगा वो इधर रहेगा, है ना? ये टेंशन फोर्स इधर पे, ये इसका वेट mg इधर पे। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी जाएगा जब इसमें जो विस्कस फोर्स लग रहा है, जो इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ, ये विस्कस फोर्स और ये टेंशन फोर्स कैसा होगा? सेम होगा, हाँ या ना? अरे ये टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इसको आगे खींच रहा है, और जो लिक्विड लेयर है ना, वो विस्कस फोर्स लगा रही है इस पे पीछे की तरफ। तो इसके लेयर पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है, इसके जो बेस है, सरफेस एरिया, उस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, ये विस्कस फोर्स और टेंशन फोर्स की वैल्यू कैसी होगी? यहाँ पे सेम होगी, तभी इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, हाँ या ना? जवाब देना भाई। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए बाकी चीजें आ गई, दैट इज विस्कस फोर्स ऑन लेयर, विस्कस फोर्स ऑन लेयर, और फ्री सरफेस इज इक्वल टू टेंशन फोर्स। ठीक है, तो एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट कैलकुलेट कर ले अपन, दैट इज इक्वल टू v अपॉन y। तो v हमको पता है इट इज 4 मिलीमीटर पर सेकंड, और ये y कितना है यहाँ पे? 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका कैलकुलेट हो गया, इट इज 4/5 पर सेकंड के बराबर। विस्कस फोर्स इज टेंशन फोर्स, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे मेजर कर लोगे? इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स कितने का है? अभी देखो, ये जो फोर्स आएगा ये टेंशन फोर्स के बराबर रहेगा यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू 200 ग्राम। 200 अपॉन 1000 इंटू जी आप लिख दोगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2/10, और जी की वैल्यू में 10 ले लो, तो ये कट के कितना जाएगा? 2 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया आपके पास में? इट इज 4/5 पर सेकंड। ठीक है, तो सॉल्व करने पे 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9, ये रहेगा न्यूटन इंटू सेकंड, और ये अभी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 5 2 जा 10, 10/36 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल सेकंड। सो दिस इज द विस्कोसिटी। आगे और सॉल्व कर सकते हो, तो आप विस्कोसिटी को लेबोरेटरी में इस तरह से मेजर कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अभी
पाओगे, कांस्टेंट वेलोसिटी होना जरूरी है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी तभी ये मेजरमेंट होगा, तभी विस्कस फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो विस्कस फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो हमने विस्कोसिटी के कैलकुलेशन में जो शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, उसमें डायरेक्ट अपन ने टेंशन फोर्स पुट कर दिए, ठीक है। क्यों कर दिए? क्योंकि विस्कस फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर है। वो ऐसे पता चल रहा है क्योंकि जो वेलोसिटी है ब्लॉक्स की वो 4 मिलीमीटर पर सेकंड ये कांस्टेंट हो गई है। और कांस्टेंट होने के कारण ठीक है, कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि विस्कस फोर्स और टेंशन फोर्स है ना, बॉक्स पे कैसा लग रहा है, वहां पे जिस ब्लॉक को आपने ऑयल के ऊपर रखा उस पे नेट फोर्स 0 है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है उस पे। समझ गया अभी? हाँ सर। इसलिए हमने ऐसा कर पाए कैलकुलेशन। अभी समझ गया कि अभी भी डाउट है कुछ? हाँ सर समझ गया। हाँ, बस अब उसके बाद फिर वैल्यू पुट करना। वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? देख, जो बॉक्स ऑयल के ऊपर रखे हो तुमने वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा 4 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ऑयल की जो सबसे टॉप वाली लेयर है जो बॉक्स के साथ कांटेक्ट पे है, उसकी भी वेलोसिटी किसके बराबर रहेगी? बॉक्स के बराबर रहेगी, हाँ या ना, है ना। इसलिए अपन ने सीधा सीधा ऐसा वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अभी समझ गए अब? हाँ सर समझ गया। हाँ, ओके। देन स्टोक्स लॉ अभी है ना, अगले पेज पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। Now this is page number 6. नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ में ये है कि जब भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो फ्लूइड उसमें अपोजिट डायरेक्शन पे, उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगाता है? विस्कस फोर्स लगाता है, ठीक है। और वो विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे जा रहा है और यहाँ पे फ्लूइड है, तो जो फ्लूइड है उस पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है ना। तो यहाँ पे पीछे की तरफ इस पे विस्कस फोर्स ही आएगा, क्योंकि फ्लूइड की जो लेयर्स हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं इस पे, जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। समझ गए? समझ गए? मान ले तू गाड़ी चला रहा है ना, गाड़ी चला रहा है तो जो एयर होती है, एयर तुम्हारी बॉडी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? बताओ जल्दी से। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, हाँ, सामने से, सामने की तरफ में किस डायरेक्शन में फोर्स लगा? एयर का फ्रिक्शन। एयर का फ्रिक्शन किधर लगता है हमारी बॉडी पे? ऑपोजिट टू आवर वेलोसिटी। अपोजिट लगता है ना, है ना। समझ गए कि नहीं? तो इस पे एयर का जो फ्रिक्शन आता है, मतलब विस्कस फोर्स, ये जिस डायरेक्शन में हम बॉडी मोशन पे है उसके अपोजिट लगता है। अभी समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो इसमें जो विस्कस फोर्स होता है, दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे, ये एक कांस्टेंट है। तो विस्कस फोर्स जो भी होता है, ये फ्लूइड में जब भी कोई सॉलिड बॉडी मूव करती है तो विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। आपकी बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, विस्कस फोर्स उतना ज्यादा होगा। गाड़ी की स्पीड खूब कर दो, हवा का प्रेशर कैसा हो गया, हवा के कारण जो
विस्कस फोर्स है वो भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ गए? इसलिए बोलते हैं ना गाड़ी के वो हाई स्पीड वाली गाड़ियां होती, देखना वो उनका शेप थोड़ा अलग बना देते हैं, एरोडायनेमिक शेप। एरोडायनेमिक सुना है कि नहीं सुना? यस सर। जो हाई स्पीड वाली बाइक होती है उसमें देखना अपन ऐसे झुक के बैठते, क्यों? क्योंकि उसके कारण जो विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स होता है उसको कम किया जा सके। या जो हाई स्पीड वाली गाड़ियां होती, 4 व्हीलर होती, उनका शेप देखो एरोडायनेमिक बनाते हैं, है ना। या बुलेट ट्रेन के जो इंजन होता है उसका शेप देखो एरोडायनेमिकल बनाते हैं। पक्षियों का जो शेप होता है, सामने का जो चोंच बनती, मुंह जो बनता है, वो भी क्यों बनाते हैं ऐसा, एरोडायनेमिक बनाते हैं। स्पीड बोट का भी रहता है सर। स्पीड बोट का भी वैसे एरोडायनेमिकल। तो अब स्टोक ने ये बताया, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, फॉर अ स्फेरिकल बॉडी, तो स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ ये किसके लिए है? फॉर स्फेरिकल बॉडी। अगर मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी, ये जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसकी रेडियस r के बराबर है और ये इसकी वेलोसिटी v है ना, और ये किसी फ्लूइड में मूव कर रही है, तो इस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है पीछे की तरफ, इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा स्फेरिकल बॉडी पे, ये इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स है। तो फॉर स्फेरिकल बॉडी जो विस्कस फोर्स होता है, इट इज इक्वल्स टू 6 पाई r, r मतलब इसकी रेडियस है स्फेरिकल बॉडी की, 6 पाई r नीटा इनटू v के बराबर होता है। ये स्टोक्स ने बताया, ये स्टोक्स लॉ है। व्हाट इज नीटा हियर? नीटा इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, इट इज विस्कोसिटी ऑफ fluid, r is radius of spherical body, radius of spherical body, and what is v? v is velocity of body here, ठीक है, velocity of body, और 6 पाई क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। तो ये स्टोक्स लॉ है। वैल्यू क्या है यहाँ पे इसकी? 6 पाई r मीटा इनटू v, ये स्टोक्स लॉ है बेटा। हाँ, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है। और ऊपर जो लिखे अपन ने विस्कस फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ b इंटू v, वो किसी भी शेप की बॉडी के लिए, लेकिन वहां पे जो कांस्टेंट है b, वो अननोन कांस्टेंट है ना, ये अननोन कांस्टेंट है, दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। ये जो कांस्टेंट है इट इज कांस्टेंट, बट इस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन स्फेरिकल बॉडी के लिए ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 पाई r मीटा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ बॉडी एंड नेचर ऑफ फ्लूइड। तो ये जो कांस्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड फ्लूइड, ठीक है। ये कांस्टेंट शेप, साइज एंड नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो स्फेरिकल बॉडी के लिए जो विस्कस फोर्स होता है इट इज गिवन बाय 6 पाई r मीटर इनटू v, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गए कि नहीं? स्टोक्स लॉ, हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, कहाँ गए? यस सर, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए ये? अब मैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है वो बताने वाला हूँ, छोटा सा टॉपिक, बस 2 मिनट का ही। टर्मिनल वेलोसिटी है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अभी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है ना, ये देखना, पेज नंबर 7। सर हाँ, सर जो अभी आपने बताया उसमें विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल रहता है क्या? फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन? फ्लूइड का फ्रिक्शन? हाँ या फिर सॉलिड बॉडी में जो फ्रिक्शन लगता है वो? सर जो सॉलिड बॉडी में, जो सॉलिड में लगता है वो नहीं है ना बेटा, वो तो अलग फ्रिक्शन हो गया ना। ये सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन है,
सॉलिड एंड फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज विस्कस फोर्स। सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है हम वो नॉर्मल फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अपन ने जो पढ़े न्यूटन्स लॉ में जो पढ़े अपन ने, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। सर वो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कौन सा वाला? फ्लूइड में ये स्टोक्स स्फेरिकल बॉडी के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास में, ये सीधा सीधा ऐसा कर सकते हैं, है ना। स्फेरिकल बॉडी के लिए हमारे पास फार्मूला डायरेक्ट 6 पाई r नीटा इनटू v करके। लेकिन दूसरे शेप की बॉडी रहेगी तो फिर उसमें कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट मेथड करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए अभी? यस सर। है ना। तो नॉर्मल बॉडी के लिए जैसे बस में तुमको फ्रिक्शन निकालना है, एयर का फ्रिक्शन कितना आ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल काम है मतलब ऐसा। लेकिन स्फेरिकल बॉडी है, उसकी वेलोसिटी पता है, विस्कोसिटी पता, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। लेकिन डिफरेंट शेप एंड साइज की बॉडी के लिए थोड़ा अलग आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है क्योंकि अलग अलग शेप की बॉडीज हैं। स्फेरिकल के लिए अपने को पता, तो अपने सिलेबस में सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के बारे में ही दिया हुआ है कि स्फेरिकल बॉडी का कैसे निकालना। हाँ, लेकिन ये है कि विस्कस फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स का जो फार्मूला आप लिखोगे बॉडी पे जब लगाओगे, कोई भी शेप की अगर बॉडी ले रहे हो तो उसमें विस्कस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लिख दोगे, ठीक है। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, नेक्स्ट है फिर टर्मिनल वेलोसिटी। अभी टर्मिनल वेलोसिटी vt। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, मान लो ये कोई लिक्विड है यहाँ पे, है ना, या कोई फ्लूइड है, सपोज दिस इज एनी फ्लूइड। अब आप कुछ हाइट से एक स्फेरिकल बॉडी को गिरा रहे हो यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। जैसे यहां से किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ड्रॉप किया, ठीक है, तो अब ये नीचे गिर रहा है। तो जैसे जैसे ये नीचे आते जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन अब इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो बायॉन्ट फोर्स आ गया, दूसरा इसी पे कौन सा फोर्स भी लगेगा, विस्कस फोर्स, और नीचे की तरफ इसका क्या लग रहा है यहाँ पे, वेट mg, और नीचे के डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी, और ये अभी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज करते जाएगी, है ना। लेकिन एक जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी ऊपर की तरफ। mg उतना ही रहेगा, बायॉन्ट फोर्स उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाते जाएगी कौन सा फोर्स बढ़ता जाएगा इस पे, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बायॉन्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स मिलके किसको बैलेंस कर देंगे, mg को बैलेंस कर देंगे। और जैसे ही इस पे नेट फोर्स 0 हुआ तो ये जो वेलोसिटी है उसके बाद कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तुमने कभी सोचा है कि जो बारिश होती, बारिश की जो बूंदें आती ना नीचे, वो लगभग कांस्टेंट वेलोसिटी से आती, कुछ हाइट में गिरने के बाद में, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, कुछ हाइट में गिरने के बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों आती है फिर, क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती हैं। तो शुरुआत में जहां पर बादल से ड्रॉप बनी, गिरना चालू हुई, पहले उनकी स्पीड बढ़ते जाएगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा उस पे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बायॉन्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स किससे बैलेंस हो जाए, वेट से बैलेंस हो जाएगा, तब उनकी जो स्पीड होती फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर नीचे आने लगते हैं। समझ गए? उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी में जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक हो गया आपका बायॉन्ट फोर्स, और ऊपर की तरफ ही एक और फोर्स हो गया यहाँ पे, दैट इज विस्कस फोर्स। नीचे की तरफ कौन सा हो गया, mg, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, नीटा। और अब यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो गई है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अब नीचे गिर रहा है, ठीक है, जो भी स्फेरिकल बॉडी है। तो ये मैंने स्फेरिकल बॉडी लिया यहाँ पे, तो कैलकुलेशन कैसे आएगा बेटा, बायॉन्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू mg, और बायॉन्ट फोर्स का फार्मूला किसके बराबर आएगा,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड ले रहा हूं मतलब फ्लूइड है, एयर भी हो सकती है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी प्लस 6 पाई आर मीटर इनटू वी, और टर्मिनल वेलोसिटी आ गई तो वीटी में लिख दूंगा इसको, एंड इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं अपन। रीअरेंज करने का मतलब ये है यहाँ पे कि 6 पाई आर मीटर into Vt is equals to, it is density of solid minus density of liquid into volume of solid into G को अलग लिख दूं मैं, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड into volume of solid is 4/3 pi r cube into G whole divided by, it is 6 pi r into meter, और सॉल्व कर दोगे इसको तो एक आर से एक आर कैंसिल, मतलब आर स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 2/9 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय मीटर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया बेटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये आया। तो जब कोई स्फेरिकल बॉडी फ्लूइड में नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है, यहाँ पे टाइम ले लूं मैं, इधर पे वेलोसिटी ले लूं, तो पहले तो वेलोसिटी बढ़ती और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है, और जब ये कांस्टेंट हो गई उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट है?